Hello my dear friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to Zaraf. एंड कैसे हैं आप सब? अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड हाँ, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वहाँ पे सारे PDF नोट्स मिलेंगे एंड साथ में क्विजेज़ भी मिलेंगे आपको। एंड जो आज है वो है मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 14। अगर इसके पहले की सीरीज़ आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। एंड हाँ, मॉक टेस्ट सीरीज़ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है पूरी प्लेलिस्ट का, तो आप एक साथ पूरी प्लेलिस्ट वहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड आई एम परसुइंग माई PhD फ्रॉम वसंतराव नाइक मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र एंड आई हैड क्वालिफाइड बोथ नेट एंड SRF। एंड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ जो वो कॉन्सेप्ट लेक्चर्स की वीडियो आ रही हैं तो उनका भी प्लेलिस्ट है, उसके भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से वो वाली प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं कॉन्सेप्ट के लिए। क्वेश्चन है पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लो सटाइटी वैल्यू? कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी जो सटाइटी वैल्यू होती है वो लो होती है? पहले तो सटाइटी वैल्यू क्या है? सटाइटी वैल्यू मीन्स डिग्री एट विच फूड गिव्स फीलिंग ऑफ या सेंस ऑफ फूड ग्रेटिफिकेशन। मीन्स एक ऐसी फीलिंग या फिर ऐसा सेंस जब खाना खाने के बाद आता है कि हाँ पेट भर गया, अब भूख नहीं लगी है। एग्जैक्ट कंट्रास्ट फीलिंग ऑफ हंगर। भूख लगने पे सेंसेशन या माइंड में एक मैसेज आता है कि खाना चाहिए, भूख लगी है। वही जब खाना खाने के बाद माइंड में एक मैसेज आता है कि पेट भर गया है, अब खाना नहीं चाहिए। तो जो ये पेट भरने की और कि अब भूख नहीं लगी है, ये वाली जब फीलिंग आती है, इसका जब मैसेज आता है ब्रेन में कि भूख नहीं लगी है, इसको बोलते हैं सटाइटी वैल्यू। सटाइटी मीन्स फीलिंग ऑफ फुलनेस, मतलब पेट भर जाने की फीलिंग ऑफ स्टमक फुलनेस, इसको बोलते हैं सटाइटी वैल्यू। तो इसमें से किसकी सटाइटी वैल्यू जो है वो कम होती है? तो जो एग्जैक्ट आंसर है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की जो सटाइटी वैल्यू है वो कम होती है। फैट और फाइबर की सटाइटी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि फैट और फाइबर दोनों डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगाते हैं। जो न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं उनकी सटाइटी वैल्यू ज़्यादा होती है, और जो न्यूट्रिएंट्स जल्दी डाइजेस्ट होते हैं उनकी सटाइटी वैल्यू कम होती है। तो कार्बोहाइड्रेट है कंपैरेटिवली अदर न्यूट्रिएंट्स के थोड़ा जल्दी डाइजेस्ट होता है, इसलिए इसकी जो सटाइटी वैल्यू है कार्बोहाइड्रेट की वो कम होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वाई डज प्रोटीन प्रोवाइड सटाइटी वैल्यू? अब प्रोटीन की जो सटाइटी वैल्यू है वो कार्बोहाइड्रेट से तो ज़्यादा है, तो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा है, तो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा क्यों है? तो वो क्यों है? ये है कि इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू डाइजेस्ट इन एलिमेंट्री कैनाल, इट इज़ टेस्टी टू ईट, इट गेट स्टोर्ड इन टिश्यू, नन ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर है वो, क्योंकि टिश्यूज़ जो बने होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, तो प्रोटीन जो है ये जाके टिश्यूज़ में स्टोर हो जाती है। अब ये अगर प्रोटीन टिश्यू में स्टोर हो रही है मीन्स जब बॉडी को ज़रूरत होगी बॉडी उसको यूज़ कर लेगी, तो स्टोर्ड है। तो जो चीज़ें धीरे धीरे यूज़ होती हैं, धीरे धीरे डाइजेस्ट होती हैं या बॉडी में स्टोर हो जाती हैं, उनकी जो सटाइटी वैल्यू है थोड़ी ज़्यादा होती है। तो कार्बोहाइड्रेट तो जाता है, वो उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक होता है और बॉडी उसको यूज़ करती है एज अ एनर्जी। बट जब ग्लूकोज बॉडी को नहीं मिलता है तब बॉडी यूज़ करती है प्रोटीन को, क्योंकि प्रोटीन स्टोर्ड होती है, इसलिए प्रोटीन की जो सटाइटी वैल्यू है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा होती है और फैट से कम होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सटाइल प्रॉपर्टीज़ आर मोस्ट डिज़ायरेबल फॉर द ओलंपिक स्विमिंग वेयर? जो ओलंपिक्स के जो स्विमिंग वेयर बने होते हैं, जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम होती हैं, वो कॉस्ट्यूम कैसी होनी चाहिए? उसकी जो टेक्सटाइल प्रॉपर्टीज़ है उस कॉस्ट्यूम की, वो किस टाइप की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? एब्जॉर्प्शन एंड रिड्यूस ड्रैग, कंफर्ट एंड ड्यूरेबिलिटी, मैक्सिमम स्ट्रेच एंड ड्यूरेबिलिटी, मैक्सिमम स्ट्रेच एंड रिड्यूस ड्रैग। एंड जो मोस्ट एग्जैक्ट या फिर मोस्ट सुटेबल आंसर जो बोलेंगे वो है मैक्सिमम स्ट्रेच एंड ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि स्विमिंग के लिए जो ड्रेस होती है वो फिटेड होती है, फिटेड के साथ साथ उसमें स्ट्रेचेबिलिटी, मैक्सिमम स्ट्रेच और ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर उसमें कोई जो ड्रेस बनी है, जो भी मटेरियल की, जो भी फैब्रिक की, अगर उसमें कुछ स्ट्रेच पड़ते हैं या आउट ऑफ फोर्स पड़ता है तो वो उसकी स्ट्रेचेबिलिटी जो है अच्छी होनी चाहिए। मैक्सिमम स्ट्रेच एंड ड्यूरेबिलिटी, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ बहुत इसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं जो ओलंपिक स्विमिंग वेयर होते हैं। और कोई टाइप का भी वेयर हो, मीन्स जो एक्टिव स्पोर्ट्स वेयर होते हैं, तो उनमें
स्ट्रेच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी, कि स्ट्रेच होनी चाहिए। जो भी ये स्पोर्ट्स वेयर होते हैं उनमें स्ट्रेच जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेच होनी चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थेरेपेटिक डाइट रिफर्स टू। थेरेपेटिक डाइट मीन्स चिकित्सीय आहार किसको बोलते हैं? थेरेपेटिक डाइट क्या होती है? डाइट विच कंट्रोल्स इनटेक ऑफ सर्टेन फूड्स और न्यूट्रिएंट्स, लिक्विड डाइट, प्रोटीन डाइट, ओनली सॉफ्ट डाइट। तो ये लिक्विड डाइट, प्रोटीन डाइट एंड सॉफ्ट डाइट ये तो सब थेरेपेटिक डाइट के एक पार्ट हैं। और थेरेपेटिक डाइट क्या होती है? मीन्स जो नॉर्मल डाइट जो है, नॉर्मल जो डाइट है उसमें पेशेंट की जो डिजीज़ है या जो पेशेंट में जो बीमारी है उस बीमारी के अकॉर्डिंग, या फिर जो पेशेंट की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल डाइट में चेंजमेंट करते हैं, और इसमें चेंजमेंट या मॉडिफिकेशन करने के बाद जो डाइट बनती है उसको बोलते हैं थेरेपेटिक डाइट। तो नॉर्मल डाइट में अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिएंट नीड, जो हमारी न्यूट्रिशनल नीड है उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल डाइट में जो मॉडिफाई करके एक नई डाइट बनाते हैं उस डाइट को बोलते हैं थेरेपेटिक डाइट। लाइक किसी को फीवर है और वो नॉर्मल एडल्ट पर्सन है, तो आरडीए के अकॉर्डिंग तो उसकी वो जो एडल्ट वाली डाइट है वो होगी। बट फीवर में रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, फ्लूइड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो ये रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग जब नॉर्मल डाइट में चेंजमेंट करेंगे उसके बाद एक नई थेरेपेटिक डाइट बन के आएगी जो इजीली डाइजेस्टिबल हो, एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करे, फ्लूइड की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करे, और एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स या जो माइक्रो मिनरल्स वगैरह हैं, मिनरल्स, विटामिन ये सब प्रोवाइड करें। तब ये जो डाइट बन के आएगी उसको बोलते हैं थेरेपेटिक डाइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैजुअल एजेंट ऑफ ह्यूमन डिजीज बोtulism कैन बी क्लासिफाइड अंडर। ये जो बोtulism है तो क्लोस्ट्रीडियम बोtulism, तो ये एक बैक्टीरिया है। तो जो बैक्टीरिया से जो टॉक्सिन्स आएंगे उनको बोलेंगे बैक्टीरियल टॉक्सिन। कि दिया ना ह्यूमन डिजीज़ में बोtulism अगर कोई डिजीज़ कॉज कर रहा है तो उसका रीज़न क्या है, उसका कैजुअल एजेंट जो कॉज करने वाला एजेंट है वो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, जो बोtulism है वो बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, जो बैक्टीरियल पॉइजन्स होंगे या जो टॉक्सिक एजेंट होंगे बैक्टीरिया, तो जो बोtulism में जो होता है वो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होते हैं। वायरल टॉक्सिन्स मीन्स जो वायरस से जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं उनको बोलते हैं वायरल टॉक्सिन। जो बैक्टीरिया से जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियल टॉक्सिन। जो फंगस या फंजाई से जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं उनको बोलते हैं माइकोटॉक्सिन्स। और केमिकल की वजह से, लाइक जो पेस्टिसाइड्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, इनकी वजह से अगर कोई टॉक्सिन्स आता है तो उसको बोलते हैं केमिकल टॉक्सिन। नेक्स्ट इज़ एन एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर हाउसिंग। हाउसिंग के लिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मीन्स अगर किसी को घर बनवाना है उसके लिए अगर वो कहीं लोन अप्लाई करता है या कहीं से फाइनेंशियली हेल्प लेता है तो वो फाइनेंशियल हेल्प कहाँ से मिलेगी? स्पेशली फॉर हाउसिंग, घर बनवाने के लिए। तो जो करेक्ट आंसर है वो है NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। ये जो नेशनल हाउसिंग बैंक है ये 9 जुलाई 1988 में इस्टेब्लिश हुई थी, और ये हाउसिंग के लिए स्पेशली हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, इसके लिए लोन प्रोवाइड करना ये सब। तो NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। नेक्स्ट इज द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी वॉज क्वाइंड बाई। नैनो टेक्नोलॉजी मीन्स ऐसी शार्प टेक्नोलॉजीज़ जो फूड को प्रिजर्व करती हैं, फूड में सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं, फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू इम्प्रूव करती हैं। मीन्स अगर कोई फूड में प्रोसेसिंग भी हो रही है, बट अगर नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू उसमें न्यूट्रिएंट इनकॉर्पोरेट किया गया है, फूड की सेफ्टी सिक्योरिटी नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर हुई है, तो फूड में अगर प्रोसेसिंग हो रही है तो न्यूट्रिएंट्स का लॉस जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और जो नैनो टेक्नोलॉजी के फादर हैं, जिन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी टर्म दिया, उसको क्वाइन किया, वो थे नोरोई तिंगिची। तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नियासिन डेफिशिएंसी वाज कॉज्ड बाय। जो नियासिन की डेफिशिएंसी जो कॉज होता है, नियासिन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं? तो नियासिन की डेफिशिएंसी से होता है पेलेग्रा, स्कर्वी होता है विटामिन C, ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन D, बेरी विटामिन B। ठीक है, तो पेलेग्रा होता है नियासिन की डेफिशिएंसी से। नियासिन की डेफिशिएंसी से एक और होता है, उसको बोलते हैं 3D,
डायरिया, डिमेंशिया एंड डेमेटाइटिस। और अगर इन तीनों डिजीज़ को क्योर नहीं किया गया, ट्रीट नहीं किया गया है, इट बिकम 4D। 4D मीन्स एक D वो हो जाएगा डेथ। अगर नियासिन डेफिशिएंसी को लॉन्ग टाइम तक क्योर नहीं किया गया तो वो डेथ भी कॉज कर सकती है, इसलिए इसको 4D। 3D इज़ द डिजीज़, अगर इसको लॉन्ग टाइम तक क्योर नहीं किया गया है, इट बिकम 4D मीन्स डेथ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोक और ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम एंशिएंट टाइम बीन यूज्ड फॉर पर्पस। जो ट्रेडिशनल या फोक कल्चर है इंडिया के, बहुत टाइम पहले से, एंशिएंट टाइम से यूज़ होते आ रहे हैं। तो इन फोक्स को या ट्रेडिशंस को, जो कल्चर है, इनको क्यों यूज़ करते हैं, उनका पर्पस क्या है? ऑप्शंस आर सोशियो पॉलिटिकल, रिलीजियस, मॉरल, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जो हमारे कल्चर्स हैं या जो ट्रेडिशन है उसको सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, समाज के विकास के लिए यूज़ करते ही हैं। साथ में पॉलिटिकल राजनीति में भी यूज़ होते हैं। रिलीजियस, अब कल्चर है हमारा, ट्रेडिशन है, तो सिंपल सी बात है वो रिलीजियस तो होंगे ही। उनमें मॉरल्स भी हैं, इससे जो हमारे न्यू जनरेशन आती है उनको हम अपने जो फेस्टिवल हैं, कल्चर हैं, ट्रेडिशन है, उनके बारे में भी बताते हैं। और इनको नॉर्मली बेसिक एज अ एजुकेशन पर्पज भी यूज़ किया जाता है। तो ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द फोर्टिफिकेंट यूज्ड इन आयोडाइज्ड सॉल्ट। जो सिंपल सॉल्ट आता है उसमें आयोडीन का फोर्टिफिकेशन करते हैं। तो जो फोर्टिफिकेशन, ये प्रोसेस जो है कि फोर्टिफिकेशन करने की, ठीक है, उसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। पर जो आयोडीन के लिए जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं, जो मटेरियल यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं फोर्टिफिकेंट। और वो फोर्टिफिकेंट है पोटेशियम आयोडेट। पोटेशियम आयोडेट को सॉल्ट के साथ ऐड करते हैं, तब ये बनता है आयोडाइज्ड सॉल्ट। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हैंड प्रिंटिंग टेक्निक। ये जो टेक्निक्स हैं, ये टेक्सटाइल प्रिंटिंग की टेक्निक्स हैं। इसमें से कौन सी प्रिंटिंग हैंड प्रिंटिंग नहीं है, मीन्स हाथ से नहीं की जाती है, वो थ्रू मशीन की जाती है? द ऑप्शंस आर ड्यूप्लेक्स, स्क्रीन, ब्लॉक एंड स्टेंसिल। द करेक्ट आंसर इज ड्यूप्लेक्स। जो ड्यूप्लेक्स है, ड्यूप्लेक्स टेक्निक जो है ये मशीन प्रिंटिंग है, बाकी स्क्रीन, ब्लॉक एंड स्टेंसिल ये हैंड प्रिंटिंग टेक्निक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गारमेंट फिनिशर इज़ यूज फॉर फिनिशिंग नंबर ऑफ गारमेंट्स टुगेदर। जब कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहाँ पे बहुत सारी गारमेंट्स की फिनिशिंग एक साथ करनी है, या बहुत सारी गारमेंट्स की कटिंग करनी है, या जब बल्क में अगर काम करना है तो उस फिनिशिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फॉर्मल प्रेस, टनल, बक प्रेस, डाई प्रेस। और जो करेक्ट आंसर है वो है टनल। टनल फिनिशिंग, जब एक साथ बहुत सारे गारमेंट्स को फिनिश करना हो तो उसको बोलते हैं टनल फिनिशिंग। द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमायोग्राफी इज अ मेथड यूज्ड फॉर मेजरिंग। सबसे पहले इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक, मायो मीन्स मसल्स, ग्राफी मीन्स स्टडी। मसल्स की और इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हैं प्लस मसल, इनकी स्टडी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो जो करेक्ट आंसर जो होगा इलेक्ट्रिक फेनोमेना अकरिंग इन द मसल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी। मीन्स मसल्स में जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हैं और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस की वजह से जो मसल्स में मूवमेंट हो रहा है या जो एक्टिविटीज़ हो रही है उसको मेज़र करना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर फंक्शन ऑफ जिंक इन द ह्यूमन बॉडी इज़। जो ह्यूमन बॉडी में जिंक का जो मेजर फंक्शन है, जो प्रमुख कार्य है, वो क्या है? हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस, बोन हेल्थ एंड विजन। तो करेक्ट आंसर वो है डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस। डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस में जिंक का मेन रोल है, मेन फंक्शन है, मेजर फंक्शन है। इसके साथ साथ जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन में भी जिंक पाया जाता है। तो इंसुलिन का भी जो एक मेन न्यूट्रिएंट कंपोनेंट है वो जिंक है। इंसुलिन में भी जिंक एक मेन कंपोनेंट है। तो बॉडी के लिए डीएनए और आरएनए सिंथेसिस में और इंसुलिन के फॉर्मेशन में जिंक बहुत मेजर फंक्शन
या मेजर रोल प्ले करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मेन्यू वेयर फूड आइटम आर प्राइस्ड सेपरेटली इज कॉल्ड। जहाँ पे कोई मेन्यू कार्ड है जिस पे फूड जो आइटम्स हैं उनको सेपरेटली अलग अलग प्राइस करके दिया गया है, तो उसको क्या बोलते हैं? जो करेक्ट आंसर है वो है आ ला कार्टे। जहाँ पे मेन्यू अलग अलग दिए होते हैं, उनकी प्राइस अलग दी होती है। मीन्स जो मेन्यूज़ को जो प्राइसिंग है वो बिल्कुल अलग अलग होती है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, इसको चॉइस मेन्यू भी बोलते हैं, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग मेन्यूज़ को सेलेक्ट, जो भी आइटम आप लेना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर सकते हो, उसको बोलते हैं आ ला कार्टे। टेबल डी हॉटे मीन्स होस्ट ऑफ द टेबल। जो सेट मेन्यू होता है, सेट टेबल होता है, एक सेट मेन्यू होता है कि हाँ अगर आप एक बिल्कुल सेट है उनका कि इस टाइम पे क्या मील सर्व किया जाएगा, एक बिल्कुल सेट फंक्शन है, सेट मॉड्यूल है, उसको बोलते हैं टेबल डी हॉटे। सेट मेन्यू भी इसको बोलते हैं टेबल डी हॉटे का। उसके बाद आता है साइक्लिक मेन्यू, जिसमें 7 डेज़ 14 डेज़ का एक मेन्यू बना लेते हैं, फिर मेन्यू वही 15 डेज़ के बाद रिपीट करना। जो जब एक मेन्यू बना लिया, लाइक 7 डे मेन्यू बना लिया, जो हॉस्टल में चलते हैं वहाँ पे 7 डे का मेन्यू बिल्कुल फिक्स्ड है, संडे को ये है, मंडे ये है, ट्यूसडे ये है, फिर अगले नेक्स्ट संडे से फिर वही रिपीट होना, फिर नेक्स्ट संडे से वही रिपीट होना, तो उसको बोलते हैं साइक्लिक मेन्यू। वाइल वॉशिंग कॉटन फैब्रिक कलर कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम ब्लीचिंग बाय यूजिंग। जब कोई कॉटन कपड़ा है उसको डाई किया, बट उसके बाद उसको वॉश कर रहे हैं या धो रहे हैं, तो उसमें से कलर ना ब्लीच करे या कलर जो है ना छूटे, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? विनेगर, कॉमन सॉल्ट, लेजापोल, सोडियम कार्बोनेट। तो यूज़ करते हैं कॉमन सॉल्ट। जो कॉमन सॉल्ट होता है वो एज अ कैटलिस्ट काम करता है, क्योंकि जो सॉल्ट है उसकी वाटर एफिनिटी अच्छी होती है, क्योंकि वो पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब करके रखता है। जब वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि डाई भी पानी के साथ मिक्स है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो डाई के पार्टिकल्स भी साल्ट के साथ आ जाते हैं, जिससे जो डाई की जो एफिनिटी है, जो डाइंग एफिनिटी है, वो इम्प्रूव होती है और डाई अच्छे से कलर करता है। इसीलिए कॉमन सॉल्ट को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये डाइंग की जो प्रोसेस है उसको इंक्रीज़ कर देता है, इन्हेंस करता है, और साथ साथ कलर भी नहीं छूटने देता है, क्योंकि जो सॉल्ट है इससे डाई की जो डाइंग एबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। इसलिए कॉमन सॉल्ट को यूज़ किया जाता है डाइंग प्रोसेस में। द नेक्स्ट इज सैंड पेपर, कॉटन एंड फैब्रिक आर एग्जाम्पल ऑफ वेरिएशन इन विच एलिमेंट ऑफ आर्ट। जो एलिमेंट ऑफ आर्ट्स हैं लाइक टेक्सचर, लाइन, शेप, कलर, तो ये जो सैंड पेपर दिया है, कॉटन है और फैब्रिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ वेरिएशन इन विच एलिमेंट ऑफ आर्ट। लेकिन आपने सैंड पेपर छुआ तो आपको कुछ और हाथ में फील हुआ, उसके बाद आपने कॉटन छुआ तो उसको हाथ में फील होगा कि हाँ कॉटन जैसा कुछ कूल, लाइक कूलिंग एजेंट है। अगर आपने वूल टच किया तो उससे लगेगा कि आपको कुछ हीटिंग एजेंट है। तो ये अलग अलग चीज़ें टच करने पे जो एक्सपीरियंस आ रहा है या जो फिर जो फीलिंग आ रही है उसको बोलते हैं टेक्सचर। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। एंड थैंक यू। ये मेरा फेसबुक पेज है वे टू ज़ेआरएफ विद आकांक्षा सिंह, तो आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड वे टू ज़ेआरएफ यूट्यूब चैनल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी गुड लक। थैंक यू, बाय बाय।